নমস্কাৰ আমি আজি ক্লাস 11 প্রোডাকশন ফাংশনৰ আমি শর্ট রান কনসেপ্ট হর্ষকালৰ উৎপাদন ফলন কনসেপ্ট এক্সপ্লেইন কৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ল অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপৰশ্যন মিন্স পৰিৱৰ্তনশীল অনুপাত বিধিৰ দ্বাৰা আমি হর্ষকালৰ উৎপাদন ফলনটো ডিসকাशन কৰিব গৈ আছো। লাষ্ট क्लास में हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ना व्हाट इज़ वो एक्सप्लेन किया था। क्लियर? सो आज डिटेल्स में डायग्रामेटिकली हम लोग को समझना है। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट रन में ऑपरेट्स होता है। क्लियर? सो परिवर्तनशील अनुपात विधिर कॉन्सेप्ट कि हेतु आम डायग्रामेटिकली बस्तुটো बुझिब यत्न करिम। ओके, तेतियाहले बोला आम आरम्भ करूँ। The law of variable proportions and it is also associated with the short run production function. Clear? अभी ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है ना, उस लॉ में एक्चुअली बोला क्या गया, उस लॉ में एक चीज़ ही बोला, मतलब मान लो शॉर्ट रन सिचुएशन में कोई एक प्रोसेस अगर प्रोडक्शन का हो रहा है ना, तो उस जगह में मान लो तुम वेरिएबल फैक्टर को अगर ग्रेजुअली ऐड करते जाओगे ना, तो कोई एक टाइम तक तुम्हारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। क्लियर? लेकिन बियॉन्ड दैट सर्टेन पॉइंट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट एन डिमिनिशिंग रेट, बट आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। इसका मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब एक स्टेज तक वेरिएबल फैक्टर अगर इंक्लूड होगा तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। उसके बाद अगर वेरिएबल फैक्टर फिर से तुमने ऐड करोगे तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा बट एट एन डिमिनिशिंग रेट। बट बियॉन्ड दैट थर्ड वाला सिचुएशन में अगर वेरिएबल फैक्टर फिर से तुम ऐड करोगे तब टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, घटेगा, मतलब डिक्रीज होगा। क्लियर? सो ये जो मैंने तीन बातें बोला ना, फर्स्ट में क्या बोला, वेरिएबल फैक्टर ऐड हुआ, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा। सेकेंड में मैंने क्या बोला, वेरिएबल फैक्टर ऐड हुआ तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? फाइनली मैंने क्या बोला, वेरिएबल फैक्टर अगर ऐड हुआ तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, शायद उस टाइम पे वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव हुआ। क्लियर? तो ये जो तीन बातें मैंने बोला ना, वही बोला अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो एक्चुअली दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। क्लियर? सो ये जो तीन बातें बताया गया ना लॉ में, पहला टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, उस आफ्टर दैट डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा, आफ्टर दैट डिक्रीज होगा। क्लियर? तो ये तीनों सिचुएशन हम तीन स्टेज में डिवाइड करके डायग्राम में दिखाना है। क्लियर? तो पहला वाला बात तुम क्या करो, इधर तुमने एक्स एक्सिस में वेरिएबल फैक्टर लिख लो, इधर तुमने तीन चीज़ दिखाना है, टीपी, एपी, एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर? अभी तुमको तीनों का एक साथ तुम दो डायग्राम में भी बना सकते हो, लेकिन एक डायग्राम में भी तुम ये चीज़ दिखा सकते हो। क्लियर? तो अभी क्या होगा, पहले मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। ठीक है? ऐसे मैंने मान लो तीन स्टेज डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है? नहीं, पहले बना ही लेता हूँ। अभी सवाल ये है, टीपी कप ऑलवेज ए एस शेप कप, व्हाट टोटल प्रोडक्ट कप इज ए एस शेप कप। क्लियर? बट टीवीसी कप एंड टीसी कप इज ए इन्वर्टेड एस शेप, बट टोटल प्रोडक्ट कप ऑलवेज टेक्स एन एस शेप कप। क्लियर? अगर एस शेप होगा तो ये चीज़ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट टीपी कप, व्हाट TP cup, and TP cup always it is takes S shape cup. Clear? So this is TP cup. Clear? Now this is the maximum point of TP. Clear? So TP का ये हो गया maximum point, मतलब H point डाल दो। Clear? हो गया। अभी तुम ये जो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट जहाँ तक बढ़ा ना, मतलब इतना तक, उसमें तुम भी एक पॉइंट डाल दो। क्लियर? सो डाल दिया, हो गया। अभी तुम क्या करो, ये जो सेकेंड स्टेज का ये जगह है ना, एक जगह में
और इस पॉइंट में क्या करो, एक ठो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो है ना वो बना लो, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट इस पॉइंट में डिक्रीज होगा, इधर मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो उस हिसाब से तुम बना लो। देखो मैंने बना लिया, मतलब यहाँ MP मैक्सिमम हुआ, उसके बाद MP इस जगह पर फॉल्स हुआ, फॉल्स होते 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 इधर से काट के चला जाएगा। क्लियर? मतलब इस पॉइंट में कौन मैक्सिमम? MP मैक्सिमम। क्लियर? व्हाट? MP मैक्सिमम। तो मैंने जो MP कब बनाया ना, इस हिसाब से ये जो MP हो गया, इधर मैक्सिमम हो गया MP, उसके बाद MP फॉल्स हुआ, मतलब इधर से फॉल्स हुआ। सो MP फॉल्स होते होते इस पॉइंट से चला गया। क्लियर? हो गया। फिर ये वाला पॉइंट में तुम क्या करो, एवरेज प्रोडक्ट को बनाओ इस हिसाब से, ताकि इस जगह पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। क्लियर? मैंने 3 चीज़ बोला। पहले तो मैंने बोला इस पॉइंट में TP मैक्सिमम, बाद में मैंने बोला इस पॉइंट में MP मैक्सिमम, फाइनली मैंने बोला इस पॉइंट में एवरेज प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है। मतलब 3 कर्व का तीनों का मैक्सिमम पॉइंट अलग अलग जगह पर है। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ TP, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ MP। क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, वो बनाना है। क्लियर? तो अभी तुम क्या करो, इधर से एवरेज प्रोडक्ट वाला कर्व ऐसे मैक्सिमम बना के ऐसे नमा दो, तो इधर हो गया AP मैक्सिमम। क्लियर? AP को मैक्सिमम मैंने बना के ऐसे नीचे नमा दिया, लेकिन ये ध्यान में रखो AP कभी भी एक्स एक्सिस में टच नहीं करता है। क्लियर? सो टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस में टच नहीं करेगा, क्योंकि AP अगर टच करेगा तो AP 0 हो जाएगा, लेकिन AP 0 कभी नहीं होता है। क्लियर? हो गया। तो फाइनली तुम्हारे हाथ में ये जो पॉइंट आया ना इधर, ये हो गया T पॉइंट। दिस इज एक्चुअली स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3, सो दिस इज स्टेज 1। और ये स्टेज में ये जो MP मैक्सिमम हुआ ना, उस जगह पर तुम ऐसे एक ठो टर्न दो, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ना, F डाल दो। दिस पॉइंट इज सेड टू बी व्हाट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? पॉइंट ऑफ व्हाट? इन्फ्लेक्शन। मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जिस जगह पर मैक्सिमम होता है ना, उस पॉइंट के अगेंस्ट में TP इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। मतलब TP जिस पॉइंट तक इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा ना, वो फाइनल पॉइंट में, मतलब एक पॉइंट में जो सिचुएशन होता है ना, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी मिलेगा जिस पॉइंट में MP मैक्सिमम होगा, मतलब MP मैक्सिमम पॉइंट के अगेंस्ट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुमको मिलेगा, और उस तक ही TP बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्लियर? बट आफ्टर दैट जब MP फॉल्स हुआ तब TP बढ़ा, लेकिन एट एन डिमिनिशिंग रेट। आफ्टर दैट MP जब इस पॉइंट के बाद निगेटिव हुआ ना, इधर तुम N डाल दो, N डाल दो। ठीक है? ये तुम M डाल दो। ये N पॉइंट में MP 0 हुआ। जब MP 0 होता है ना, तब TP मैक्सिमम होता है। क्लियर? मतलब मैं ओवरऑल चीज़ ये डायग्रामेटिकल चीज़ दिखा दूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टेज वाला चीज़ अच्छा से डिस्कस करना है। तो पहला जो स्टेज हुआ ना, पहला स्टेज में तुमको क्या मिला, देखो, जब वेरिएबल फैक्टर ग्रेजुअली इस हिसाब से तुम बढ़ाते गया ना, सो वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते गया ना, तब तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस अप टू दैट पॉइंट। मतलब वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ते ही गया। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ते गया तब तक टोटल प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ा, मतलब इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा। मतलब TP इंक्रीजेस इंक्रीजिंग रेट जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहा, बढ़ते गया। क्लियर? आफ्टर दैट जब तुमने वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड किया, तब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल फैक्टर ग्रेजुअली हुआ डिमिनिशेस दो इट इज़ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव भी है ना,
एक्स एक्सिस के ऊपर है सो पॉजिटिव है, लेकिन इतना तक वो फॉल्स होते ही गया। कौन? मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन जब एम पी फॉल्स होते गया ना तब टी पी बढ़ा, लेकिन एट एन डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? फाइनली टी पी gets its maximum point only on the point where MP is how much? 0. MP is how much? 0. Clear? But beyond that, again if we employed वेरिएबल फैक्टर, n पॉइंट के बाद में भी अगर तुमने वेरिएबल फैक्टर ऐड करोगे ना तब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज n पॉइंट के बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स व्हाट? नेगेटिव। क्लियर? तो ओवरऑल ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंडर में तुमको 3 स्टेज मिला ना, तो पहला वाला स्टेज में क्या हुआ? When variable factor increases gradually, TP increases at an increasing rate and marginal product also increases. Means when marginal product increases, TP increases at an increasing rate. Clear? Almost first stage में total product increases at an increasing rate. But beyond that, after M point, if we again employ variable factor, in that situation marginal product decreases though it is positive. In that situation total product increases at an diminishing rate. मतलब ये फॉल्स हुआ तो ये बढ़ा लेकिन डिमिनिशिंग रेट में। क्लियर? एंड दैट सेकेंड स्टेज एंड एट द पॉइंट वेयर MP is 0. क्लियर? आफ्टर दैट अगेन इफ वी एम्प्लॉय वेरिएबल फैक्टर बियॉन्ड पॉइंट n, तब क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल फैक्टर बिकम्स नेगेटिव। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल फैक्टर बिकम्स नेगेटिव होगा, मतलब एन पॉइंट के बाद में, तब तुम ध्यान रखो टोटल प्रोडक्ट कर्व नीचे आते जाएगा, मतलब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यही चीज़ तो बोला। क्या बोला? अब प्रोडक्शन में अगर तुम वेरिएबल फैक्टर ग्रेजुअली बढ़ाते जाओगे ना, तब तक तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट का नेचर भी चेंज होते जाएगा। पहला वाला स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा। व्हाई? मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्लियर? बट बियॉन्ड दैट अगेन इफ we employ variable factor in that production process, then definitely marginal product of that variable factor decreases though it is positive. Clear? In that situation total product increases at an diminishing rate. Clear? वो हो गया सेकेंड स्टेज वाला बात। आफ्टर दैट अगर वेरिएबल फैक्टर फिर से तुम ऐड करोगे ना तो मार्जिनल प्रोडक्ट उसका निगेटिव हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा। सिंपली 3 बातें तुमको ध्यान रखना है। पहला वाला स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर? सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन बढ़ने वाला रेट घटेगा। क्लियर? थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, टोटल प्रोडक्ट घटेगा। क्लियर? मतलब फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन डिमिनिशिंग रेट, एंड फाइनली लास्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस। क्लियर? फर्स्ट स्टेज में MP इंक्रीजेज, सेकेंड स्टेज में MP फॉल्स, थर्ड स्टेज में MP बिकम्स नेगेटिव। सो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने आज डायग्रामेटिकली तुम लोग को दिखाया। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर फिर हम लोग को डिटेल्स स्टडी करना है। ओके, तब तक के लिए क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।